हेलो एवरीवन, मैं आपका दोबारा से वेलकम करता हूं विनिंग एज के अग्निवीर चैनल पर। और जैसे कि मैंने आप सभी का जो पिछला वीडियो था उस पर रिस्पांस देखा और मुझे बहुत खुशी मिली कि आप सभी ने उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। और कुछ ही दिनों में हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। डेली आपके वीडियोज़ आते रहेंगे, डेली आप लोग देखिए घर में बैठ के, क्योंकि मुझे पता है आप रनिंग करके आते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद कोचिंग भी जाना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको जो है एक प्रॉपर जो है पैकेज लेके आ रखा हूं। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आप जो है पेपर क्रैक कर जाएंगे। अब देखिए ज़्यादा टफ आता नहीं है वैसे भी जीडी का। ये जीडी क्लैरिकल सिर्फ आपका आर्मी जीडी के लिए नहीं, आर्मी क्लैरिकल हो गया, आर्मी जीडी हो गया, एयरफोर्स वाई ग्रुप और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे जो है वो इसको पढ़ने वाले। देखिए अब कहानी आगे बढ़ती है। जो पिछली कहानी हमने इल्तुतमिश तक छोड़ रखी थी, इल्तुतमिश के बारे में हमने दो चार बातें पढ़ी थी। सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ी थी कि उसने क्या है चालगना का शुरुआत करी थी। चालगना क्या था? 40 लोगों का ग्रुप था और यही 40 लोग किसका सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। किसको हेल्प करते थे? तो आप बोलोगे सर एक राजा को हेल्प करते थे कि कैसे आप लोग जो है एक राजा उस राज्य को चलाए। फिर क्या हुआ? चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, बाकी सारा ठीक चल रहा था। इक्ता सिस्टम की शुरुआत हो गई थी, इक्ता प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, इक्ता जमीन नापने का, वो उसे हम इक्ता कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एकदम से क्या हुआ कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि मतलब इल्तुतमिश की मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये ऐसा इंसान था, मतलब आप सोच सकते हो अभी का जो मुसलमान है और उस समय का मुसलमान होना, मतलब अभी के मुसलमान को भी ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इतना सोसाइटी का पार्ट नहीं रखते। अब तो चीजें बदल रही हैं, बट उस समय आप ये सोचिए ना, 12वीं शताब्दी, मतलब लगभग कब की बात है, मतलब 11वीं शताब्दी की ये बात है। और इल्तुतमिश सोचिए उस समय ये सोच रहा था कि उसकी बेटी जो है उसकी गद्दी पे बैठे, जो लायक हो उसको गद्दी मिले। तो आप ये सोच सकते हैं मतलब इल्तुतमिश कितना आगे का सोच रहा था। जबकि अगर आप मुस्लिम धर्म के अभी के जो चीज़ों को देखिए या अभी के जो सिनेरियोज देखिए, अभी क्या मतलब जो मुस्लिम धर्म में देखो, अब जो सच्चाई है, अभी आप में से बहुत सारे लोग मुस्लिम्स भी होंगे और शायद मेरे को गुस्सा भी करेंगे, लेकिन चीज़ें जो सच हैं वो मैं आपको एज अ फैक्चुअल ही रखूंगा। ठीक है, तो देखिए कि अभी भी एक कट्टरपंथ है, पंथी धर्म है थोड़ा सा, आप कह सकते हो इस्लाम धर्म। ठीक है, थोड़ा सा वुमेन्स को राइट्स कम है। ठीक है, अभी सऊदी अरेबिया को ही देखिए, पिछले साल जो है वो पिछले के पिछले साल जो है उनको ड्राइवर गाड़ी चलाने की वो मिली हुई है। और यहाँ देखिए आप दूसरी तरफ इसको देखिए, किसको? इल्तुतमिश को। मतलब उस समय यहाँ गाड़ी अब चल रही, वो देश चलाने की बात कर रहा था, अपनी राजगद्दी किसको सौंपने की कोशिश कर रहा था? अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि 40 जो आपके उसने इकट्ठा करे थे 40 लोग, वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई लड़की बैठे या हम जो है किसी लड़की के अंडर काम करे। कौन? चालगना के लोग। जो 40 आपके ग्रुप ऑफ 40, जिसको 40 के चालीसा भी कहते हैं, इन्होंने आपका जो है वो आपका ये लोग नहीं करना चाह रहे थे। तो इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी गद्दी पे बैठे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चालीसा लोग क्या करते हैं, रुकुद्दीन फिरोज उसका जो बेटा है उसको गद्दी में बैठाते हैं। ऐसा बोला जाता है रजिया एक नंबर की लड़की थी, मतलब एक नंबर की, मतलब वो लड़कों की तरह तैयार होती थी, हाथियों की सवारी करती थी और मतलब बहुत स्ट्रांग औरत थी। कौन? आपकी रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना जो होती है वो पहली और आखिरी रानी थी। किसकी? पहली और आखिरी रानी होती है, मुस्लिम रानी बनती है। हाँ, ये क्या करती है, आपके जो रुकुद्दीन फिरोज है इसको जो है वो मर्डर कर देती है, इसको मार देती है और खुद जो है वो गद्दी पे बैठ जाती है। कौन? रजिया सुल्ताना। ठीक है, अब रजिया सुल्ताना के साथ अब लड़की है तो लव स्टोरी तो शुरू होती है। तो एक छोटी सी लव स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ रजिया सुल्ताना की। देखो क्या होता है, जो आपकी रजिया सुल्ताना थी, ठीक है, वो आप उस वो क्या होती है, वो एक वहीं पे एक स्लेव था याकुत, उसका नाम था। क्या नाम था? याकुत। ठीक है, याकुत के प्यार में पड़ जाती है। कौन? रजिया। रजिया उससे प्यार करने लग जाती है, याकुत भी उससे प्यार करता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही अचानक से क्या होती, मृत्यु होती है किसकी? आपके इल्तुतमिश की। तो रजिया को लगता है कि यार मेरी जो गद्दी है वो अब खतरे में आ गई है। तो रजिया किसके पास जाती है? रजिया जाती है आपका यहाँ पे जाती है मलिक अल्तुनिया के पास। ठीक है, अल्तुनिया उस समय लाहौर का जो है वो गवर्नर होता है। ठीक है, अल्तुनिया जो होता है वो लाहौर का क्या होता है? गवर्नर होता है। अब अल्तुनिया जो है वो रजिया को पसंद करता है।
ठीक है, अल्तुनिया रजिया को पसंद करता है, रजिया याकूत को पसंद करती है ना। तो ये कहानी चल रही होती है। अब क्या होता है कि अब क्या कहते हैं, प्यार में जो है अल्तुनिया रजिया की मदद कर देता है और रजिया को किस में बैठा देता है, गद्दी पे बैठा देता है। कहाँ की गद्दी पे बैठाता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा देता है। कौन, मलिक अल्तुनिया। इसे लगता है कि मलिक अल्तुनिया जो है, रजिया जो है जैसे ही गद्दी पे बैठेगी तो मेरे से शादी करेगी। लेकिन इसे ये नहीं पता होता है कि जो है इसका प्यार तो पहले से ही किसी और का हो चुका है, और वो कौन था, याकूत था। तो ये सुन के ये बहुत गुस्सा हो जाता है, कौन, आपका अल्तुनिया गुस्सा हो जाता है, और ये इन दोनों को क्या कर देता है, कैद खाने में डाल देता है, कैद खाने में डाल देता है। और रजिया और याकूत जो है वो कैद खाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, सिर्फ मतलब एक दिन के लिए। तो ये क्या करता है, मलिक अल्तुनिया जो है वो याकूत को मार देता है। जैसे ही याकूत को मार देता है तो रजिया कहती है ठीक है भाई, अब जब लड़का ही नहीं रहा तो उसको उसके पीछे कूदना थोड़ी है, उसको थोड़ी दोबारा से मतलब अब आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो रजिया मान जाती है और शादी कर लेती है मालिक अल्तुनिया से। ठीक है, मलिक अल्तुनिया से ये शादी कर लेती है, और ये बढ़िया से दोनों पति पत्नी जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठने के लिए वापस आ रहे थे वहां से, लाहौर से। तो क्या होता है, इसी दौरान क्या होता है, इसका जो तीसरा जो इल्तुतमिश का तीसरा बेटा होता है वो अपनी बहन को और उसके हस्बैंड को दोनों को मार देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। धीरे 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 बातें धीरे धीरे चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे 1240 के बाद अब अगला जो आता है वो बलबन आता है। अब आप बोलोगे सर 1265 में आ रहा है, क्या उससे पहले कोई राजा नहीं आया था? उससे पहले नसरुद्दीन मोहम्मद आया तो था एक राजा, लेकिन उसको भी गद्दी पे बलबन ही बैठाता है। बलबन कौन था? बलबन वो जो चालीसा बनाई थी ना इल्तुतमिश ने, उसी का एक आदमी था। ठीक, उसी में से एक आदमी था। आदमी जो है वो मतलब खड़ा हो गया, मतलब खड़ा मतलब पावरफुल हो गया, टाइम के साथ समय के साथ पावरफुल हो गया। तो ये जो है ये कौन था? ये आपका बलबन। ठीक है, तो बलबन की यही कहानी है कि वो उसी 40 लोगों में से एक था। ये कौन? आपका बलबन, है ना। और अब देखो यार, एक बात बताऊं, अब इसे ये पता था कि आज मैं इस चालीसा से, अच्छा इससे पहले नसरुद्दीन मोहम्मद था, वो और मतलब वो जो है वो इल्तुतमिश की सबसे छोटी बीवी का बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद। वो और ये मिलके जो है उसकी इल्तुतमिश की जो सबसे छोटी बीवी थी वो, और कौन थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं बता भी नहीं रहा। तो बलबन दोनों ही मिलके क्या कर देते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पे बैठाते हैं। लेकिन बाद में ये नसरुद्दीन मोहम्मद को मारता है और खुद को बोलता है कि मैं राजा हूं, कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। अब ये जो बलबन था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और ये आ गया था गद्दी के ऊपर। और ये कहाँ से आया था? वो 40 लोग जो इकट्ठा हुए हैं ना, जो 40 लोगों का जो ग्रुप बना है ना, वहीं से आया। अब एक बात बताओ, अब आपको पता है कि मैं मान लो उस 40 लोगों में से उठ के इधर आया हूं, तो कल मेरी जगह कोई और भी उठ के आ सकता है। तो उसने क्या करा, आज से कोई चालीसा ही नहीं होगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो इसने क्या करा, सारे बांस कटवा दिया, मतलब सारे 40 लोगों को खत्म करा और बोला ये चालीसा कुछ है ही नहीं, एक ही राजा है और वो मैं हूं। और मैं डायरेक्ट सीधा सीधा भगवान के नीचे काम करता हूं, यानी अल्लाह के नीचे सीधा काम करता हूं। ये इसने बोला, किसने? आपका बलबन ने। अब यार एक बात बताओ कि अब कल परसों कोई नत्थु गैरा आए और राजा बन जाए, तो आप बोलोगे भाई ये हमारा राजा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि उस समय ये सोच थी कि एक वंश होता है ना, वंश, एक खून होना अलग चीज होता है। आज भी अगर आप देखो तो खास तौर से तो भारतीयों में ये रहता है कि जो मतलब वंश होना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि यार इसने अपना उस गद्दी पे अपना जो क्लेम है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बोला कि मैं अफरा साहिब जो है आपके एक टर्किश के लोग होते हैं, जो टर्की का, जैसे हमारे वहाँ भगवान राम होते हैं ना, वैसी वहाँ पे टर्किश नोबेलिटी होती है अफरा साहिब। ठीक है, मतलब बहुत। तो इसने बोला मैं अफरा साहिब का वंशज हूँ और मैं डायरेक्ट भगवान हूँ। मतलब इसने अपने आप को बोल दिया कि मैं भगवान का ही एक वंशज हूँ। किसने बोला? आपका बलबन ने, ताकि ये अपनी गद्दी को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब जब ये गद्दी पे बैठा तो ये एक्चुअल में कहां से था? टर्की से था, टर्किश राजा था ये। ठीक है, तो टर्किश इसकी लीनियज थी और इसने वही चीज शुरू करी जो टर्की के राजघरानों में चलती थी। सबसे पहला क्या शुरू करा इसने सजदा और पाबोश शुरू करा। सजदा का मतलब होता है जैसे मैं राजा हूं, मैं आपको हाथ दूंगा और आप मेरे हाथ में क्या करोगे? किस करोगे? चूमना। या फिर
पैर पैर में क्या करोगे आप, ऐसे करके जो करते हैं ना पूरा का पूरा ऐसे वो हो जाना, ठीक है। ठीक है, तो ये दो चीज था। अच्छा, दो चीज था, कौन सा, एक तो था सजदा, पाबोस, और एक था सजदा। सजदा तो मतलब क्या होता है, पैर चूमना, और पाबोस मतलब ऐसे करके पूरा का पूरा जो है लेट जाना, वही आपका पाबोज और सजदा कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ऐसे करके ये करा था। अब ये देखो, खुद एक फारसी था, तो इसने फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत भी किसने करी थी भारत में, वो इसी ने करी थी। किसने, आपके बलबन ने। इसका पूरा नाम था गियाजुद्दीन बलबन, ठीक है। अब देखो, इसने एक सेंट्रल आर्मी स्टैब्लिश करी। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई एक आर्मी नहीं थी, आर्मी नहीं थी। अब आप बोलोगे सर तो लड़ाई कैसे हो रही थी जब आर्मी ही नहीं थी? तो आर्मी नहीं थी का मतलब ये है कि ऐसा होता था, जैसे मान लो कि मैं किसान हूँ, बढ़िया से किसानी अग्निवीर था, मतलब देखो मैं आराम से किसान विसान ही कर रहा हूँ, और जैसी युद्ध लगी तो वही हथौड़ा और फावड़ा लेके मारने चला गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था, ये जो किसानी एक सेंट्रल आर्मी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, बलबन ने सबसे पहले तो एक सेंट्रल आर्मी इकट्ठा करी, ठीक है। और इसने एक और काम करा, इसने दीवाने बरीद का शुरुआत करी। दीवाने बरीद जो होता है, रॉ था उस समय का, रॉ एजेंट टाइप काम करते थे ये, इंटेलिजेंस वाला सारा काम कौन करते थे, दीवाने बरीद के लोग। अब इसके बाद होता है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो होता है वो आपका एक तरह से एक पोएट था, लेकिन बलबन जो है एज अ इंसान अच्छा नहीं था। ये बोलता था, अगर मैं किसी नीची जाति के लोगों को देखता हूँ तो मेरे पेट में मतलब गुदगुदी सी होने लग जाती, मतलब अजीब सा होने लग जाता है। तो ये मतलब इसकी ये बहुत गंदी सोच थी, किसकी, बलबन की। मतलब ये मतलब अपनी प्रजा के हिस्से, प्रजा के लिए बिल्कुल क्लीन नहीं था, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं था। कौन, आपका बलबन, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा भेदभाव करना इसने शुरू कर दिया था, खास तौर से आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ भी इसने जो है वो भेदभाव करना शुरू कर दिया था। किसने, तो आप बोलोगे सर गियाजुद्दीन बलबन जी ने, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका मुसलमानों के साथ भी आपका इसने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था कि भेदभाव करना शुरू कर दिया था। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी इसने भेदभाव करना शुरू कर दिया। अब इसके टाइम पे बहुत ही प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो होते हैं, वो इसी के रीजेंट थे। रीजेंट का मतलब होता है इसी के टाइम पे जो है वो अमीर खुसरो, ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तूत-ए-हिंद, ठीक है। ये लिख लो, बहुत ही पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या था, तूत-ए-हिंद, एक मिनट, इसका नाम था तू, कौन सी किताब लिखी थी, तूत-ए-हिंद, ठीक है, तूतिए-ए-हिंद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तूतिए-ए-हिंद किसने किताब लिखी थी, तो आप बोलोगे ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। तो ये बात आपने याद रखनी, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इस स्लाइड में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसने क्या करा, इसने अब बलबन के साथ क्या होता है कि मंगोल्स का जो होता है इसके ऊपर अटैक होता है। अब मंगोल कौन थे, मंगोल चंगेज खान के वंशज थे। ये मंगोल जो होते हैं ये आपके कहाँ रहते हैं, आपके जो मंगोलिया वाला रीजन है ना, आज का रशिया वाला रीजन है, यहाँ से शुरू हुए थे, और लगभग इन्होंने दुनिया का लगभग 3/4 हिस्से पे, 3/4 पे तो कर ही दिया था। अगर आप इतना भी नहीं मानते तो आधे हिस्से पे इन्होंने मंगल्स ने जो है वो पूरा अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। और इन्हीं ने क्या करता है, यही जो आपके मोहम्मद ये थे, क्या नाम था, इन्होंने भारत पे भी अटैक करने की कोशिश करी। इन्हीं के एक वंशज जो थे, किसके, चंगेज खान के, उलग खान, उसने भारत पे अटैक करने की कोशिश करी। और जब इसने भारत पे अटैक करने की कोशिश करी तो इसमें इसको रोकने के लिए कौन गया, सेना को पीछे हटाने के लिए कौन गया था, यहाँ पे सेना लिखना, बलबन की सेना को पीछे हटाने के लिए कौन गया था, आपका इसका बेटा, बलबन का, सॉरी बलबन की नहीं, आपका क्या कहते हैं, चंगेज खान की सेना को पीछे हटाने के लिए कौन गया था, बलबन का बेटा गया था, जिसका नाम मोहम्मद था, महमूद भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो महमूद गया था, और ये जो महमूद होता है ये क्या होता है, उस युद्ध में मारा जाता है। अब ये बलबन का सबसे बड़ा बेटा है, तो इसको बहुत दुख होता है, और इसी कारण इसकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। 1287 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है।
और जब इस जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो इस जो ये गुलाम वंश होता है वो धीरे धीरे खात्मा की तरफ आता है और आखिर में जो होता है वो खिलजी वंश की शुरुआत होती है। अब जो सबसे पहला राजा है खिलजी का वो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी 1920 1290 पे गद्दी में बैठता है और 1296 तक ये बैठता है और इसकी 1296 में इसका ही जो आपका नेफ्यू होता है या फिर नेफ्यू भी था, चाचा का मतलब बेटा भी था और भाई का बेटा भी था और साथ में इसका दामाद भी था, तो ये मार देता उसे। किसे? अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का ही भाई का बेटा भी था और इसका बेटी का पति भी था। ठीक है, तो वो कौन किसे मार देता है? जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। अब होता ये है, देखो जलालुद्दीन खिलजी अगेन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो था। तो ये क्योंकि ये मेनली जो है पहले जो है ये आपका बुंदेलखंड का एक तरह से इक़्तादार था, मतलब जो एक तरह से पैसे इकट्ठा करने वाला, टैक्स इकट्ठा करता था। कहाँ पे? आपका बुंदेलखंड वाले रीजन में। ठीक है, बुंदेलखंड जो है वो आज का यूपी है। ठीक है, आज का यूपी का जो वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है वहाँ पे बुंदेलखंड में ये जो है ये अपना टैक्स वगैरह इकट्ठा करता था, एक तरह से ऑफिसर था। तो क्योंकि ये मतलब एक तरह से नीची जाति से आते थे, नीची जाति मतलब मुस्लिम्स में भी होता है, तो खिलजी जो होते हैं वो नीची जाति से आते थे। तो ये जब ये नीची जाति से आता था तो इसने खुद सहा है कि यार मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ है, तो ये इसने कोशिश करी कि ये अपनी अपनी प्रजा के साथ इंसाफी कर सके और ये इसके जो जितने भी आपने इसके कानून बनते हैं ये अपनी प्रजा के मतलब अच्छाई के लिए बनते हैं, प्रजा के मतलब बहुत ही उदार किस्म का ये राजा था। कौन? आपका जलालुद्दीन खिलजी। देखो एक बार क्या होता है, एक बार मलिक छिज्जू करके एक राजा था। ठीक है, वो इसके ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर? जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर। बट ये सोचो कि वो ये इतना उदार इंसान था कि उसने मलिक छिज्जू की तो सेना को हरा, लेकिन कभी भी उसकी गद्दी पे मतलब फिर उसको माफ़ कर दिया, उसको मारा नहीं, बोला कि चल जा कोई बात नहीं, तेरे से गलती होगी। तो मतलब बहुत ही अच्छा इंसान आप कह सकते हो कि इसको, जलालुद्दीन खिलजी को। तो यही थी जलालुद्दीन खिलजी की कहानी। कल हम शुरू करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया। छोटा लेक्चर था, शॉर्ट एंड क्रिस्प था, लेकिन कल वाला लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होने वाला है। उसमें हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो बची हुई है दिल्ली के वंश, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जल्द ही लाइव आने वाला हूँ मैं, ताकि आपके साथ ये जितना भी टॉपिक हो चुका है इसका जो है हम आपस में डिस्कशन करें और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके अग्निवीर के मॉक के लिए हम करें। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।